हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट जो पेपर है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम यानी प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं उसमें से और चीन के संविधान का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये 2023 की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक अपना है चीन के नए संविधान या 1982 के चीनी जनवादी गणराज्य के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों उत्तर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संविधान के ऊपर ही उस देश की प्रगति और विकास निर्भर करता है। तो अपन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी माना जाता था। सिकमैन ऑफ एशिया, एशिया का रोगी कहा जाता था। ठीक है। और उसका जो यूरोप की जो शक्तियां थी उन्होंने इतना शोषण किया था कि उसकी वजह से उसको पूर्व का तरबूज भी कहा जाता था। लेकिन 1949 की जो चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी उस क्रांति के पश्चात जो चीन के अंदर नया संविधान लागू हुआ, यद्यपि उस संविधान में आज तक 4-5 बार संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन वो जो संविधान है उस संविधान के पश्चात चीन ने जितनी तीव्र गति से प्रगति की है वो दुनिया के लिए अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर चीन एक महाशक्ति बन करके उभर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझना जरूरी है कि चीन के संविधान की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि जिनकी वजह से चीन आज इतनी प्रगति कर रहा है। तो चलिए उत्तर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद साम्यवादी चीन में अब तक 4 संविधानों को अपनाया जा चुका है। 1954 का संविधान, 1975 का संविधान, 1978 का संविधान और 1982 का वर्तमान संविधान। अब दोस्तों इसमें 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बन गए हैं कि साम्यवादी चीन में अब तक कितने संविधान अपनाए जा चुके हैं, नाम बताइए। तो 4 संविधान अपनाए जा चुके हैं। 1954 का संविधान, 1975 का संविधान, 1978 का संविधान और 1982 का वर्तमान संविधान। ठीक है। दूसरे तरीके से इसे पूछा जा सकता है कि चीन का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था। तो चीन का वर्तमान संविधान 1982 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। चीन के वर्तमान संविधान का निर्माण पेंग झेन की उपाध्यक्षता वाली पुनरीक्षण समिति द्वारा किया गया था, जिसे चीन की संसद यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा 4 दिसंबर 1982 को स्वीकार किया गया था। इस संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय हैं। चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार माओवाद, लेनिनवाद और मार्क्सवाद है। ठीक है। अब इसमें भी छोटे वाले बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। चीन की व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो चीन की व्यवस्थापिका को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। उसके सदनों के नाम बताइए। तो चीन की जो व्यवस्थापिका है उसका एक ही सदन है और उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। दूसरा इसे पूछा जा सकता है चीन का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था। 4 दिसंबर 1982 को। फिर तीसरा इस प्रकार से आ सकता है कि चीन के वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं। तो 138 अनुच्छेद हैं और 3 अध्याय हैं। चौथा इसे पूछा जा सकता है कि चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार बताइए। तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद ये चीन के वर्तमान संविधान के बेस हैं। मार्क्सवाद मतलब कार्ल मार्क्स द्वारा जो विचार प्रतिपादित किए गए थे दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो साम्यवादी समाज की स्थापना को लेकर के विचार व्यक्त किए गए थे, वो जो विचार है वो जो साम्यवादी समाज की स्थापना है और उनकी जो नीतियाँ और कार्यक्रम है वो चीन की संविधान के वैचारिक आधार हैं। उसके बाद लेनिनवाद। दोस्तों लेनिन जो है इसने ही कार्ल मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों को, विचारों को चीन के अंदर वर्तमान में लागू करने का कार्य किया था, व्यवहार में लागू करने का कार्य किया था। ठीक है। और माओवाद, माओ जो है माओ से तुंग जो है इनकी विचारधारा अलग प्रकार की थी। ये शक्ति के पुजारी थे। इनका कहना था कि राजनीतिक शक्ति जो है वो बंदूक की नली से निकलती है, इसलिए इन्होंने साम्यवाद लाने के लिए युद्ध और शक्ति के ऊपर विशेष रूप से बल दिया था। तो तीनों विचारकों के जो विचार हैं वो साम्यवादी चीन के वर्तमान संविधान के आधार हैं। अब अपन बात करते हैं चीन के वर्तमान संविधान की विशेषताएं। पहला पॉइंट है संक्षिप्त संविधान।
देखिए, चीन का वर्तमान संविधान अन्य देशों के संविधानों की तुलना में एक संक्षिप्त संविधान है, जिसमें 138 अनुच्छेद, 4 अध्याय और एक प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास, अनुभवों और भावी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, चीन के संविधान की पहली विशेषता है कि चीन का जो संविधान है वो संक्षिप्त संविधान है। अन्य देशों के संविधानों की तुलना में क्या है, छोटा संविधान है। इसमें मात्र 138 अनुच्छेद है, 4 अध्याय और एक प्रस्तावना है। जबकि बाकी देशों की अगर आप देखते हैं तो जैसे अमेरिका के अंदर 7 अनुच्छेद है, जापान के अंदर 103 अनुच्छेद है, स्विट्जरलैंड के संविधान में 196 अनुच्छेद है, फ्रांस के संविधान में 92 अनुच्छेद है, ठीक है, और जापान के संविधान में 138 अनुच्छेद है। तो दोस्तों, इसकी जो प्रस्तावना है, आप जानते हैं कि हर देश की जो संविधान की प्रस्तावना होती है वो प्रस्तावना उस देश के आदर्शों, मूल्यों और नीतियों का उल्लेख करती है। उससे ये पता चलता है कि वो देश किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। तो चीन का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर चीन की नीतियों के, सिद्धांतों के और लक्ष्यों के और उद्देश्यों के दर्शन होते हैं। इसके चारों अध्यायों में अलग अलग बातों का उल्लेख किया गया। जैसे प्रथम जो अध्याय है इसमें लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सभी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जो न्यायिक संस्थाएं हैं, वो जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होंगी। दूसरा जो अधिकार है उसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरा जो अधिकार है उसमें जो चीन के अंदर अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, जैसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, राष्ट्रपति है, राज्य परिषद है, केंद्रीय सैनिक आयोग है, न्यायालय है, ठीक है, इन सभी अंगों और संगठनों का उल्लेख किया गया है। और चौथे अध्याय के अंदर जो है राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र चिन्ह है, राजधानी है, इन सब का उल्लेख किया गया है। अगली विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। तो ये भी आपको बताया कि चीन का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। बाकायदा एक संविधान सभा के द्वारा, एक संविधान सभा की निर्माण के लिए गठित एक समिति के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसमें 138 अनुच्छेद है, 4 अध्याय हैं और पेन झेंग की उपाध्यक्षता वाली संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, संविधान पुनरीक्षण समिति के द्वारा चीन के वर्तमान संविधान का निर्माण किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है कठोर संविधान। देखिए, जनवादी चीन का संविधान एक कठोर संविधान है। इस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून प्रक्रिया से भिन्न और जटिल है। चीन के संविधान में संशोधन का अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति अथवा 115 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उसे पारित करने के लिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की दृष्टि से दो प्रकार के संविधान होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान का मतलब होता है जिस संविधान में साधारण बहुमत की पद्धति से सरलता से संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत पद्धति का मतलब यह है कि जिस दिन संविधान संशोधन विधेयक सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है, उस सदन के अंदर जितने सदस्य उपस्थित होते हैं, यदि वो अपने बहुमत से मतलब 50% +1 अपने बहुमत से पारित कर देते हैं तो वो संविधान संशोधन पारित मान लिया जाता है। तो ये होता है साधारण बहुमत की प्रक्रिया, ठीक है। जबकि कुछ संविधान जो होते हैं वो कठोर होते हैं, उसके अंदर संविधान में संशोधन करने के लिए काफ़ी लंबी और जटिल प्रक्रिया का अपनाया जाता है। तो चीन का जो संविधान है वो भी एक कठोर संविधान है जिसमें आसानी से और सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है। चीन के संविधान में संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को है, ठीक है। और संशोधन का जो प्रस्ताव है, संविधान संशोधन का जो विधेयक है, प्रस्ताव है, वो या तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 115 सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं उनको डिप्टी कहा जाता है और इसको पारित करने के लिए राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर अगला देखिए, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। देखिए, चीन के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक साम्यवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों पर निगरानी का अधिकार, शासन के हर स्तर पर गठित जनसभाओं को प्रदान करना। इन जनसभाओं में ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से क्या अभिप्राय है।
तो चीन का जो संविधान है वो जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही पर आधारित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही जो है ये कहा गया है कि भाई चीन का संविधान लोकतांत्रिक तानाशाही पर आधारित है और उसमें नेतृत्व जो है वो श्रमिक वर्ग के हाथों में रहेगा। अब जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का मतलब क्या है? जनवादी का मतलब जिसमें जनता को महत्व दिया गया है, जो जनता को महत्व देकर के जनता के हाथों में शक्ति और अधिकार प्रदान करके फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब आप समझते हो, तानाशाही का मतलब डिक्टेटरशिप। तो चीन के अंदर वैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जनता के हाथों में शासन की शक्ति है, शासन का संचालन करने वाले लोगों का चुनाव जनता अपने मतदान के माध्यम से करती है। लेकिन लोकतांत्रिक जनवादी व्यवस्था होने के बावजूद भी वहां पर तानाशाही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वहां पर शासन के प्रत्येक स्तर पर, केंद्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर से लेकर के क्षेत्रीय स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर से लेकर के शासन के प्रत्येक स्तर पर जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो शासन चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर निगरानी करने का जो कार्य है वो हर स्तर पर गठित जनसभाओं के द्वारा किया जाता है। जनसभाएं जो होती हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित सभाएं होती है, उनके नेतृत्व में जो ये कार्य किया जाता है। इसमें साम्यवादी दल के ही लोग होते हैं, सारे के सारे जो लोग होते हैं वो साम्यवादी दल के लोग होते हैं। और आपको पता है कि साम्यवादी दल जो है उसका सर्वेसर्वा जो होता है वो पुलिस ब्यूरो का सदस्य होता है, वो महासचिव होता है। तो महासचिव जो आदेश देता है वही जनवादी चीन के अंदर ये जो जनसभाएं होती हैं इनके सदस्यों को मानना पड़ता है। तो इसका मतलब कहने को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाएं हैं, प्लस जन समितियां हैं जिनके अंदर जनता के लोग होते हैं। लेकिन वो लोग जो हैं वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, वो तानाशाही के अधीन है, क्योंकि साम्यवादी दल का जो सर्वोच्च नेता महासचिव है उसके ऑर्डर उनको मानने पड़ते हैं। फिर अगला देखिए, जनवादी गणतंत्र। देखिए, नए संविधान के द्वारा चीन को जनवादी गणतंत्र घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय है कि शासन का संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है और जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा शासन के हर स्तर पर गठित जनसभाओं यानी जन कांग्रेस या विधानमंडलों के माध्यम से करती है। तो दोस्तों दूसरी अगली जो विशेषता वो है जनवादी गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब शासन का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है, जैसे अपने यहाँ शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो भारत भी ये गणतंत्र है। वैसे ही चीन जो है वो भी गणतंत्र है कि वहाँ पर शासन के जो सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जनवादी गणतंत्र है, मतलब शासन की अंतिम सत्ता जो है वो जनता के हाथ में है और हर स्तर पर जो है वो जन समितियाँ हैं। जन समितियों को ही जन कांग्रेस भी बोलते हैं, जनसभाएं भी बोलते हैं, विधानमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो शासन के हर स्तर पर इनका गठन किया गया है और इनके माध्यम से वहाँ पर शासन की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीन की शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसके अनुसार चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर केंद्र, प्रांत, काउंट, जिला, नगर, कम्यून जनता द्वारा निर्वाचित जन कांग्रेस है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और विश्राम तथा सरकारी कार्यों की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये तो हो गया लोकतांत्रिक सिस्टम। लोकतांत्रिक केंद्रवाद 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद, सबसे पहले लोकतांत्रिक का मतलब क्या हो गया कि चीन के शासन के हर स्तर पर ये अलग अलग स्तर है, जैसे केंद्र है, प्रांत है, काउंट है, जिला है, नगर है, कम्यून है, ये अलग अलग स्तर हैं। ठीक है, तो हर स्तर पर जनता के द्वारा निर्वाचित जन कांग्रेस हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, और जनता को क्या है, भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शिक्षा की, रोजगार की, विश्राम की, सरकार की आलोचना करने की हर प्रकार की स्वतंत्रता है। तो ये तो हो गई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर केंद्रवाद है, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी केंद्रवाद है। मतलब क्या हुआ कि इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बावजूद शासन में केंद्रवाद या केंद्रीकरण विद्यमान है। वहाँ शासन के निम्न स्तर के पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं और शासन संरचनाएं केंद्रीय सरकार के अधीन है तथा उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। जो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि शासन के हर स्तर पर जो जन समितियां हैं वो जन समितियों के अंदर जनता, साम्यवादी पार्टी के लोग होते हैं।
क्योंकि वहाँ पर चीन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक ही पार्टी है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो साम्यवादी पार्टी का सदस्य है। तो हर स्तर पर जो जनता की समिति हैं वहाँ पर उनमें साम्यवादी पार्टी के लोग होते हैं, और साम्यवादी पार्टी का जो सर्वोच्च नेता है महासचिव, वो जो ऑर्डर देता है वो साम्यवादी पार्टी के सदस्यों को मानना पड़ता है। तो जन समितियाँ जो होती हैं वो कहने को लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, बाद बाकी शासन केंद्र केंद्रवाद है कि महासचिव के द्वारा दिए गए ऑर्डर को शासन के हर स्तर पर स्थापित जन समितियों को मानना पड़ता है और वो उनके अधीन है। इसलिए जो स्वतंत्रता है ना सरकार की आलोचना वगैरह करने की, ये भी कहने को है, दिखावा है, क्योंकि वो अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो महासचिव होता है वही वहाँ पर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी पार्टी के जो सर्वेसर्वा नेता है उसकी वो आलोचना नहीं कर सकते। अगली विशेषता देखिए, बहुराष्ट्रीय राज्य। देखिए चीनी संविधान के अनुसार चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों कुल जनसंख्या का 91.7% की संख्या सबसे अधिक है, और शेष अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कही जाती हैं। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं, लेकिन चीन में इन सभी राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के विषय में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। तो भारत की तरह चीन के अंदर भी बहुधर्मी और बहुभाषी लोग रहते हैं। जैसे अपने देश में बहुधर्मी और बहुभाषी लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वो हिंदुओं की है, ठीक है। लेकिन बाकी जो बहुभाषी और बहुधर्म वाले लोग हैं उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक इसी प्रकार से चीन के संविधान के द्वारा भी चीन के अंदर रहने वाले सभी धर्मों, सभी भाषाओं और सभी जातियों के लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। देखिए चीन के संविधान द्वारा चीन में एकात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। चीन का संपूर्ण शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, और संपूर्ण शक्तियाँ एक ही इकाई यानी केंद्र में निहित हैं। केंद्र सरकार जब चाहे घटक इकाइयों को समाप्त कर सकती है और जब चाहे उनके अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो चीन के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था, अगर आपने मेरा टॉपिक पढ़ा है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, वो पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो चीन के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पर शासन की संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में निहित हैं, और वहाँ पर राज्य सरकारें जो हैं वो नहीं हैं। अगर हैं भी तो उनका संविधान के द्वारा अस्तित्व नहीं है, संविधान के द्वारा उनकी स्थापना नहीं की जाती है, संविधान के द्वारा उनको शक्तियाँ और अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। केंद्र सरकार जो है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य सरकारों का और स्थानीय सरकारों का गठन कर सकती है और उनको कुछ अपनी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार जब चाहे तब उनसे अपनी शक्तियाँ और अधिकार छीन भी सकती है या कम भी कर सकती हैं। तो शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार के पास में है। केंद्र सरकार ही पूरे देश का शासन संचालन करती है। केंद्र में स्थित जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका है वो पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। लेकिन इसके साथ साथ वहां पर प्रादेशिक इकाइयों की भी स्थापना की गई है, ठीक है। वो कौन कौन सी देखिए, चीन में एकात्मक शासन होने के बावजूद चीन में 4 प्रकार की प्रादेशिक इकाइयां हैं। प्रांत अथवा स्वायत्त प्रदेश, प्रोफिक्टो अथवा स्वायत्त प्रोफिक्टो, काउंटियाँ अथवा स्वायत्त काउंटियाँ, जन कम्यून और कस्बे। जैसे अपने देश के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम वगैरह होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होते हैं, उसी प्रकार की ये संस्थाएं हैं। अगला देखिए मूल अधिकार तथा कर्तव्य। देखिए नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मूल अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब दोस्तों इस टॉपिक पे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि चीन के वर्तमान संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मूल अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 33 से 56 के बीच में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि चीन के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक अधिकार का मतलब जैसे रोजगार का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार है, दुर्घटना में सहायता पाने का अधिकार है, विश्राम का अधिकार है, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन पाने का अधिकार है। ये सारे किस प्रकार के अधिकार कहलाते हैं? आर्थिक अधिकार कहलाते हैं। और राजनीतिक अधिकारों में जैसे प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, चुनाव जीतने के बाद में पद ग्रहण करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में
लिंग और भेद के आधार पर, जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग जन्म स्थान के भेद के आधार पर सबको समानता का अधिकार मिलना है। धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को मानने की स्वतंत्रता है। ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो वो इस स्वतंत्रता के अंदर आती हैं। फिर आगे देखिए, इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अंदर मेरी जो पर्सनल स्वतंत्रता है, मैं क्या खाना चाहता हूँ, क्या पहनना चाहता हूँ, क्या पढ़ना चाहता हूँ, कैसे रहना चाहता हूँ, कैसे जीना चाहता हूँ, वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूरी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है चीन के संविधान में नागरिकों को प्रदान की गई हैं। अब चीनी संविधान में अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे संविधान और कानूनों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहना। तो ये चीन के नागरिकों के कर्तव्य हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, चीनी संविधान में वर्णित नागरिकों के 4 मूल अधिकार बताइए, तो ऊपर वाला बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है, चीनी संविधान में वर्णित नागरिकों के 4 कर्तव्य बताइए, तो ये बताना पड़ेगा। अगली जो विशेषता वो देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, चीनी संविधान में अर्थव्यवस्था के बारे में 2 प्रकार के उत्पादन के साधनों का प्रबंध किए जाने के बारे में चर्चा की गई है। पहला, संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व है। संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व है। देखिए, चीन में संपूर्ण महत्वपूर्ण उद्योग और आर्थिक गतिविधियों का संचालन समाजवादी राज के क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा, श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में, ग्रामीण कम्यून इसका उदाहरण है। अपने यहाँ उसको गांव बोलते हैं, वहाँ कम्यून बोलते हैं। यहाँ सभी लोग सामूहिक रूप से कृषि एवं धंधा करते हैं तथा अपने सामूहिक आय का 18% भाग आयकर के रूप में देते हैं। तो चीन के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के 2 रूपों के बारे में चर्चा की गई है। आप सबसे पहले देखिए, उत्पादन के साधन। किसी वस्तु का जब उत्पादन करते हैं तो उसके लिए 4 प्रकार के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। 5 प्रकार के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ठीक है, तो अगर इन साधनों पर प्राइवेट व्यक्ति का नियंत्रण रहता है, निजी क्षेत्र में इनका संचालन होता है, तो ये कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर सरकारी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इनका नियंत्रण और संचालन होता है, तो ये कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चीन के अंदर क्या है कि संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व की कुछ उद्योग जो है और आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जो सरकारी क्षेत्र में संचालित की जाती हैं। वहां पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, सरकारी क्षेत्र के अंदर वो आर्थिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, जैसे अपने देश के अंदर। ठीक है, कुछ गतिविधियां सरकारी सेक्टर में चलाई जाती हैं। दूसरा है श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व है, कि वहां पर क्या किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून जो है वहां पर क्या है कि सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते हैं, जो पर्सनल कृषि कार्य नहीं करते हैं, सामूहिक रूप से पूरी जो खेती है वो सरकार के अंडर में है, और पब्लिक जो है, लोग जो है वो उस वहाँ पर श्रमिक के रूप में, वहाँ पर कृषक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो आय होती है वो भी उनकी सामूहिक होती है और सब मिलकर के काम करते हैं। तो समाजवादी सामूहिक स्वामित्व है, मतलब सब लोगों का, गांव के सब लोगों का उसके ऊपर नियंत्रण होता है, सब लोग मिलकर के कृषि कार्य करने का कार्य करते हैं। अगला देखिए, एक दलीय प्रणाली। देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, और चीन में साम्यवादी दल के अलावा 8 अन्य दलों का अस्तित्व है। लेकिन चीन का संविधान इन सभी दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। इस दृष्टि से प्रतियोगी राजनीति का अभाव है और एक दलीय प्रणाली है। तो दोस्तों, चीन के संविधान के द्वारा चीन में एक दलीय प्रणाली की स्थापना की गई है, मतलब वहां पर साम्यवादी पार्टी सर्वेसर्वा है। कहने को तो वहां पर 8 अन्य राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन चूंकि वहां पर मेन जो पार्टी है वो साम्यवादी पार्टी है, बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, नहीं इनका संसद के अंदर, मतलब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में प्रतिनिधित्व है। तो संविधान के द्वारा जो नेतृत्व की भूमिका प्रदान की गई है वो साम्यवादी पार्टी को प्रदान की गई है, और ये कहा गया है कि साम्यवादी पार्टी शासन का सर्वोच्च अंग होगा और उसके अधीन नियंत्रण में जो है शासन की सभी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। अगला है केंद्रीय सैनिक आयोग। दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए संविधान द्वारा चीन में पहली बार इस संस्था की स्थापना की गई है। इस संस्था का प्रमुख कार्य सेना को निर्देश प्रदान करना है।
इस आयोग का सभापति चीन का राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो ये 1982 के वर्तमान संविधान की एक नूतन विशेषता है, अनोखी विशेषता है कि पहली बार चीन में ऐसी संस्था की स्थापना की गई है, केंद्रीय सैनिक आयोग। मतलब चीन की जो सेना है, जिसको लाल सेना बोलते हैं, उस सेना को कंट्रोल करने का, कमांडिंग करने का जो कार्य है वो केंद्रीय सैनिक आयोग के द्वारा किया जाता है। सेना को ऑर्डर यही आयोग देता है और इस आयोग का जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। मतलब चीन के अंदर 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन पर एक ही व्यक्ति कार्य करता है। एक तो केंद्रीय सैनिक आयोग, एक राष्ट्रपति और एक साम्यवादी पार्टी का महासचिव। तो जो साम्यवादी पार्टी का महासचिव होगा वही राष्ट्रपति बनता है, जो राष्ट्रपति होगा वही केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये जो आयोग होता है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। अगली जो विशेषता है वो है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। देखिए, वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। नए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई भी व्यक्ति इस पद पर 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, वर्तमान संविधान की यह भी एक प्रमुख विशेषता है, राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। क्योंकि वर्तमान संविधान से पहले जो 1978 का संविधान था, उस संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब वर्तमान संविधान में दोनों पदों को वापस स्थापित किया गया है। तो चीन का जो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रीय जो जनवादी कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका है उसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 बार से ज़्यादा चीन का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगली विशेषता देखिए, विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। देखिए, वर्तमान संविधान में चीन की विदेश नीति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबंधित है। चीन पंचशील के आदर्शों का पालन करेगा। चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता है। चीन एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाएगा। तो दोस्तों, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के बारे में चर्चा की गई है, विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, वैसे ही चीन के वर्तमान संविधान के अंदर भी विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और क्या कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से जुड़ा हुआ है। चीन पंचशील के आदर्शों का पालन करेगा। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? राष्ट्रों की एकता और अखंडता, राष्ट्रों की प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करना, हस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समानता और पारस्परिक लाभ, ये 5 सिद्धांत हैं, ठीक है। इसके अलावा चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करेगा और विकासशील देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा चीन जो है दुनिया के अन्य देशों के साथ में कूटनीतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है और सांस्कृतिक संबंध है वो मजबूत करने का कार्य करेगा। ये चीन की विदेश नीति में कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ व्यवहार में करता नहीं है चीन। फिर न्यायपालिका की अधीन स्थिति। देखिए, चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। चीन का जनवादी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। तो चीन में न्यायपालिका जो है वो क्या है? अधीन है। मतलब उसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक नहीं किया गया है, बल्कि वो उसके अधीन रहकर कार्य करती है। वहाँ पर जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन का ही एक अंग है, ठीक है। उसको कोई अलग से शक्तियां प्राप्त नहीं है, जैसे संविधान की व्याख्या करने की या सरकार के या व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों को रद्द करने की, आदेशों को रद्द करने की, या सरकार के विरुद्ध नागरिकों के जो अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं, उनका हनन होने पर उनकी रक्षा करने की, इस प्रकार की कोई पावर जो है वो चीन की न्यायपालिका को प्रदान नहीं की गई है। तो चीन का जो न्यायपालिका है, जो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, उसको बोलते हैं जनवादी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों,
चीन के संविधान की विशेषताओं का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि चीन के संविधान के मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।